नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की प्रदेश की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत कुछ श्रेणियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित माना गया है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ कर्मचारी है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उनमें कौन से कर्मचारी है, सुनिए आप। सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर्स और वाटर कैरियर, इनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है। ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट डिपो होल्डर ये चुनाव लड़ सकेंगे। जिन मामलों में कोर्ट में अपील या रिवीजन लंबित है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिन पर कब्जों के एलिगेशन हैं, यानी जिन पर आरोप लगेंगे इन्होंने जो है मिसल किया हुआ है, मिसल के आरोप लगते हैं, जैसे गांव में किसी ने एनक्रोचमेंट किया है लेकिन सबूत आपके पास है नहीं है, तो पर्याप्त सबूत जिसके पास नहीं है और वो व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई अतिक्रमण हटाता, ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव का है, उसे लग रहा है कि चुनाव आगे है, जैसे चुनाव आगे उसने 5-6 महीने पहले जो है वो सारा कब्जा हटा दिया है, लेकिन अगर किसी ने अतिक्रमण हटा भी दिया है तब भी वो 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य रहेगा। यानी उसने एनक्रोचमेंट किया था लेकिन फिर भी उसको जो सजा है वो 6 साल की रहेगी। इसके अलावा कुछ श्रेणी जैसे कृषक मित्र जो आउटसोर्स के थ्रू लगे हुए चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, जो होमगार्ड हैं, प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, होमगार्ड चुनाव लड़ सकेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लंबरदार, जो लंबरदार है वो भी चुनाव लड़ सकेंगे जी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी जो आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं वो पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। और इसमें जो आशा वर्कर्स है उनका मामला भी विचाराधीन है, लेकिन जो सूचना हमारे पास है कि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन ने लेटर दे दिया है पंचायती राज डिपार्टमेंट को और उनको डेली वेजर्स उन्होंने कहा है, तो ऐसे में जो आशा वर्कर है चुनाव नहीं लड़ पाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आउटसोर्स कर्मचारी अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ सकता है गांव में जाकर के, और वापसी आने के बाद ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया जाएगा। अगर वो चुनाव जीत जाता तो स्वाभाविक है फिर वो वहीं पर रहेगा, पंचायत का प्रधान बन गया, कोई बन गया, लेकिन उसके बाद अगर वो वापसी आना चाहता है तो उसको वापसी जो है वो रखा जाएगा, यानी उसको हटाया नहीं जाएगा। तो आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जो हमने बताया आपको, जो होमगार्ड हैं ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको मालूम है कि होमगार्ड प्रदेश में हजारों की संख्या में है, तो ये भी चुनाव लड़ सकते हैं जी। चुनाव जीतने के बाद स्वाभाविक है कि चुनाव ये जीतते हैं तो फिर ये पंचायत में चले जाएंगे, अगर उसके बाद चुनाव हार जाते हैं तो ये वापसी भी आ सकते हैं। अब आप सुनिए, और इसमें इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने 2002 नीति के तहत, ये इंपॉर्टेंट चीज है जी, 1.67 लाख लोग ऐसे प्रदेश में हैं जिन्होंने अवैध कब्जों को लेकर के 2002 में नियमित करने के लिए आवेदन किया था, वो चुनाव लड़ने के योग्य, जो 2002 वाले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2002 वाले हैं उनको अयोग्य माना गया है चुनाव लड़ने के लिए। अगर एफआरए 2026 के तहत आवेदन किया, 2006 के तहत अगर आवेदन किया है तो वो योग्य है। तो 2002 वाला भी इस पर जो है वो अब जो कानूनी राय है वो मांगी गई है कि इसमें जो है वो क्या कानूनी राय है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अभी एफआरए आया हुआ है, नया एक्ट जो आया हुआ है, उस एफआरए के तहत अगर किसी में जो है वो कह सकते हैं आप, तो एफआरए 2026 वाला जो एक्ट है इसके तहत जिसने भी जो है वो अप्लाई कर, 2006 वाला जिन्होंने भी जो अप्लाई किया हुआ है वो जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं एफआरए के तहत, जिनके पास रसीद है। लेकिन 2002 वाला सिर्फ वही लड़ सकता है जिसने 2006 में अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें आप सुनिए, जो 1.67 लाख परिवार थे प्रदेश में जिन्होंने 2002 में अप्लाई किया था कि हमारी जो जमीन है वो आप इसको रेगुलर, इसको जो है वो आप हमारे नाम कर दीजिए, यानी उन्होंने जो एनक्रोचमेंट है उसको अपने नाम जमीन करने के लिए अप्लाई किया हुआ था। लेकिन 2006 में जब एफआरए का एक्ट आया, माफी चाहूँ 2006 हमने गलत पढ़ा, 2006 में जब एफआरए का एक्ट आया उस एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 2006 वाले जिनके पास जो है जिनका मामला भी पेंडिंग में है, आपको मैंने पहले ही खबर दी है, और उनके पास रसीद पड़ी हुई है एफआरए की, यानी फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है इसका जो पेंडिंग का है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो चीज है कि 2002 वालों की क्या गलती है, तो इसको लेकर के अब जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। लॉ डिपार्टमेंट 2-3 दिन के अंदर पंचायती राज डिपार्टमेंट को बताएगा, उसके बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट ने इस पर निर्णय लेना है। हो सकता है कि 2002 वालों को फिर जो है वो कह सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए छूट दे दी जाए, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है। इसमें जो है वो कानूनी पैंच फंसा हुआ है कि 2006 वाले एलिजिबल है, 2002 वाले नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एक मामला जो है वो इसमें जो कोर्ट से जो फैसला आया 2026 में उस पर रोक लगा दी गई है
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पेड़ भी काटे जा रहे, तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कांगड़ा शहर के समीप गुप्त गंगा में आयोजित 3 राज्यों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। सुबह राहुल गांधी के गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 80 कांग्रेस अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी। राहुल गांधी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए वीआईपी कल्चर छोड़कर आम जनता से सीधे संवाद करना होगा। राहुल गांधी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की भी सलाह दी है अध्यक्षों को। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नैरेटिव का जवाब मीडिया के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया जाना चाहिए, यानी सिर्फ मीडिया में ही नहीं, जो सोशल मीडिया उस पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है, भाजपा कुछ गलत कर रही है, तो वो आप सोशल मीडिया पर भी मामला उठाए, जो कार्यकर्ता है उनको भी कहे। राहुल ने अपने 4.5 घंटे के ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने, मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने के टिप्स आज कांगड़ा में जो जिला अध्यक्ष है उनको दिए। राहुल गांधी ने दोपहर 1:30 बजे के करीब कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ लंच भी किया और दोपहर 2:15 बजे वापसी कांगड़ा के लिए, कांगड़ा से जो दिल्ली के लिए राहुल गांधी लौट गए। दरअसल कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग कैंप हिमाचल के कांगड़ा में रखा गया था। इसमें 3 प्रदेशों के 80 जिला अध्यक्षों को 10 दिन तक ट्रेनिंग दी गई। आज ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया है, आखिरी दिन राहुल गांधी भी पहुंचे थे। तो आज जो एक रामबाण कह सकते हैं जो दिया है जिला अध्यक्षों को कि आप जो है वो ग्राउंड लेवल तक, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अध्यक्ष बना दिया गया है, आप कार्य करें। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके बारे में और आगे पार्टी सोचेगी। और सोशल मीडिया पर भी जो है वो आप, जो भाजपा गलत कर रही है, कोई और दल गलत कर रहा है, जो विपक्षी कह सकते, हालांकि भाजपा से ही कांग्रेस का सामना रहता है अमूमन, तो उस पर जो है वो भाजपा का जो सामना है वो सोशल मीडिया पर भी करें। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले 2-3 दिन से जो बैठकें हुई है जिला अध्यक्षों की, इसमें यह भी तय हुआ, जैसे भाजपा का पन्ना प्रमुख है, अलग अलग जो है वो बने हुए हैं बूथ लेवल तक, वैसे ही कांग्रेस भी अब जो है वो ब्लॉक लेवल से लेकर के जो नीचे तक यानी बूथ लेवल तक जो है वो 3-4 जो कमेटियां हैं वो बनाएंगी। यानी जैसे बूथ पन्ना प्रमुख भाजपा का, वैसे ही कुछ भाजपा कांग्रेस जो है नया नाम देगी और अब बूथ लेवल तक जो है वो हर कार्यकर्ता को कांग्रेस जो है वो कुछ ना कुछ जो कह सकते हैं पद है वो देगी, ताकि जो संगठन है उसको मजबूत किया जा सके। लेकिन राहुल गांधी ने आज यही बड़ी बात है कही जिला अध्यक्षों को कि आप जो है वो जमीन पर उतरकर खुद कार्य करें और सोशल मीडिया पर भी जो जमकर है उस पर जो कह सकते हैं जो गलत चीजें हैं उसका विरोध किया जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। 3 चरणों में पंचायतों में चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ये तो पहले आपको मैंने बता दिया था। हालांकि किस पंचायत में कब वोटिंग होगी इसका शेड्यूल जिलाधीश ने जारी करना है। आज शिमला जिला के जो डीसी है उन्होंने वोटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसको आप हिमाचल दस्तक पर देख सकते हैं। हमने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है कौन सी पंचायत में कब चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मतदान 3 चरणों में कराया जाएगा, जिसमें ऑर्डर हुए हैं, जिससे निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। शिमला जिले में कुल 3523 सीटों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है और जिसके लिए 2405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 26 मई को 150 पंचायतों में मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण में जो है वो 28 मई को फिर 150 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे, जहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों का जो है वो चयन करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 30 मई को शेष 144 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, ताकि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर सके। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। वहीं जिला सिरमौर के 8 विकास खंडों की 273 ग्राम पंचायतों में भी 3 चरणों में चुनाव को लेकर मतदान होंगे। इसमें 14 नई पंचायतों को भी जो है शामिल किया गया है। 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य और पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना आयोग ने जारी की है और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने बताया कि सिरमौर में पंचायतों के चुनाव को लेकर 3 चरण तय कर दिए गए हैं और वहीं बल्कि जिलों के डीसी भी जो है वो जो बाकी जिला है, ये तो मैं 2 जिला का बता दिया क्योंकि इनका आज आ रखा है शेड्यूल जो है वो। बाकी डीसी ने भी शेड्यूल तो जारी कर दिया है। जैसे आज हमने जो किन्नौर के डीसी है उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने शेड्यूल जारी कर दिया, बाकी जो बीडीओ और एसडीएम आगे है वो देखेंगे किस प्रकार से जो है वो कब कब कहाँ करवाना है, कौन सी पोलिंग पार्टी यहाँ रखनी है। जैसे मान लीजिए पहले जैसे शिमला में है 150
एक दिन है वोटिंग, एक 150 पंचायतों में 150 जो है वो 2 दिन के बाद है, जो शेड्यूल है 26-28 वाला जो शेड्यूल है 150 फिर दूसरे दिन हो गया, 144 फिर सबसे लास्ट रखी हुई है। ठीक ऐसी ही जो है वो किन्नौर में भी होगा, पहले मान लीजिए कम पंचायतों में, फिर उसके बाद और कम पंचायतों में, टोटली जो है वो अलग अलग जो है वो वोटिंग होगी, एक ही दिन सब जो है वो नहीं होगी। जैसे किसी जिला की हमारे पास आती है, जैसे आज हमने शिमला जिला की आपको दे दी है, कोई और जिला की हमारे पास आएगी, आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल 2 जिलों की अभी आई है। इसके अलावा दूसरी खबर, उधर नगर निगम और शहरी निकाय के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन था। सोलन के चुनाव को लेकर दूसरे दिन कई प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। अभी तक 1 दर्जन से अधिक जो प्रत्याशी है वो आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसमें भाजपा व कांग्रेस समेत कई आजाद प्रत्याशी भी शामिल है। नगर परिषद सुजानपुर के 9 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 22 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। एसडीएम एवं नगर परिषद सुजानपुर के निर्वाचन अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी के कारण कोई भी नामांकन जो है पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 मई को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है और इस दिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। यानी कल छुट्टी तो कल नहीं होगा, परसों होगा। तो जो रह गए हैं जी जिन्होंने नामांकन नहीं किया है उस दिन कर सकते हैं। अब स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। कहां पर बदली है वो भी बता देते हैं आपको। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जो प्रशासन, जिला प्रशासन है वो अब स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर रहा है। जिला सिरमौर के पोंटा साहिब उपमंडल में यह जो परिवर्तन है वो कर दिया गया है और पोंटा साहिब क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया है। पोंटा साहिब के एसडीएम द्विज गोयल ने विद्यार्थियों को डिहाइड्रेशन, हीट जो है वो हीट और इसके अलावा जो हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से सभी सरकारी एवं जो निजी स्कूल हैं उनके समय में अस्थायी परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए हैं। और आदेश के अनुसार उपमंडल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया है। कक्षा 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो प्रातः 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और 9वीं से 12वीं जो है वो 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो है वो संचालित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल समय के दौरान किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियां जैसे खेलकूद एवं जो प्रार्थना सभाएं हैं वो धूप में आयोजित नहीं की जाएगी। साथ ही स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। पंखों एवं अन्य शीतलन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने की भी जो है वो ऑर्डर दे दिए गए हैं जहां संभव है। और प्राथमिक उपचार की जो है वो उचित व्यवस्था जो है वो स्कूलों में रखने को कहा गया है। कोई मान लीजिए किसी को कुछ ना कुछ हो गया है तो वहां पर कम से कम जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तब तक उसके बाद जो फर्स्ट एड है, कुछ भी जो चीजें हैं, मेडिसिन है, वो वहां पर भी उपलब्ध हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा 31 मई तक या आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पूर्णतः पालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित जो जितने भी स्कूल होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऊना जिला के प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ऊना जिला का बता रहे हैं हम आपको, पोंटा साहिब का बता दिया हमने। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल जो ऊना के डीसी, उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 एवं 34 एम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि 4 मई से जिले के सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसमें सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जो है वो स्कूल चलेंगे। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के कारण कम हुए शैक्षणिक समय की जो भरपाई के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना सभा एवं मध्य अवकाश की जो अवधि है उसमें भी जो आवश्यक कटौती है वो की जाएगी। जो डीसी हैं उन्होंने बताया कि वे ये आदेश 4 मई से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सभी स्कूलों को जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं, कड़ाई से पालन करें और जो आदेश पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो यानी जो ऊना में जो गर्मी अधिक रहती है, ऊना में आपको मालूम है ऊना, नालागढ़, बद्दी ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है, तो यहाँ पर 4 मई से जो है वो सुबह के टाइमिंग की जो स्कूल है, स्कूलों की टाइमिंग बदल दिया आपको मैंने बता दिया और 4 तारीख से इसको इंप्लीमेंट करना अनिवार्य होगा जिला के अंदर ऊना में। बाकी हमें एज यूजुअल रहेगी जी। इसके अलावा चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रधान पर लगे आरोपों के बाद सचिवालय में अब संदीप सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीते कल हमने आपको खबर बताई थी कि आरोप लगे थे इन पर, संदीप सिंह पर, लेकिन इन्होंने अब बीते कल जो प्रेस नोट जारी हुआ था जो अन्य लोग हैं इसी महासंघ के, अब जो अध्यक्ष हैं
उन्होंने आरोप लगाया है कि संघ के महासचिव, प्रेस सचिव और अन्य पदाधिकारी उनके अधिकारों और अध्यक्ष पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना उनकी जानकारी और सहमति से संघ के निर्णय लिए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी सहमति नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, ये उन्होंने दावा किया है, और फर्जी लेटर हेड बनाया है। ये उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझ पर आरोप लगे हैं। इससे उनकी छवि खराब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। प्रेस सचिव द्वारा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस पर उन्होंने अनुचित जो नोटिस का उन्होंने जो हवाला किया है वो भी उन्होंने अनुचित बताया है। 29 अप्रैल को एक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी में उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच की अब जो है वो मांग की है और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। आज चीफ सेक्रेटरी से ये मिलकर इन्होंने जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो ये मामला जी सचिवालय का है, चतुश्रेणी कर्मचारी महासंघ का जो इनका बना हुआ है एक संघ। तो इसमें जो पिछले कल आरोप लगाए गए थे अध्यक्ष पर, आज अध्यक्ष जो है वो सामने है। उन्होंने भी प्रेस नोट जारी किया जो आपको मैंने बताया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार केवल मंचों से भाषणबाजी और बड़ी बड़ी बातें करने तक सीमित रह गई है, जबकि धरातल पर वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत और निराशाजनक है। इन्होंने आरोप लगाए हैं। कांगड़ा के टगवार में निर्माणाधीन 225 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों पर बरसने और काम रुकवाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने आज कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है और सरकार के भीतर समन्वय की जो कमी है उसको जो है वो दर्शाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रोजेक्ट को फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था उसके बारे में मुख्यमंत्री को अप्रैल में आकर यह याद क्यों आ रहा है कि वहां मशीनें नहीं लगी है या तकनीक में बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या पिछले कई महीनों से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का कोई सुपरविजन नहीं किया जा रहा था या फिर पूरी सरकार ही नींद में है। आरोप लगाया उन्होंने। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह दावा है कि उन्होंने ऑटोमेटिक प्लांट बनाने को कहा था और अधिकारियों ने मैनुअल तकनीक लगा दी। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों को कि उनके ही विभाग में कोई जो अहमियत है वो नहीं है। उन्होंने आरोप लगाए हैं और फाइलों पर वो सब कुछ हो रहा है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को है ही नहीं। तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा ये चीजें जो आपको मैंने बताई जी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ नरेंद्र पाल सिंह को आज 6 महीने जो बीते कल 6 महीने की जो सेवा विस्तार है वो और दे दिया है और ये आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले नरेंद्र पाल सिंह को 1 मई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विस्तार अवधि के दौरान अधिकारी को वही वेतन मिलेगा जो वह पहले से ले रहे थे और इस दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। यह शर्त वित्त विभाग के 23 जून 2015 के निर्देशों के अनुरूप रखी गई है। विस्तार अवधि पूरी होने के बाद 31 अक्टूबर 2026 सेवानिवृत्त माना जाएगा उन्हें। इसके अलावा शिमला के छरावड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास में आज शाम को कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज विशिष्ट जनों के लिए राष्ट्रपति निवास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है और 5:30 बजे से आयोजन जो है वो ये किया गया है, जिसमें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, इसके अलावा प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया सहित अन्य जो न्यायाधीश है वो प्रमुख रूप से शामिल होंगे और मीडिया के जो स्टेट ब्यूरो चीफ है, जो बड़े कह सकते हैं एडिटर लेवल के जो लोग हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। कल शिमला आर्ट ट्रैक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जाने का कार्यक्रम है और कल ही जो है राष्ट्रपति वापसी दिल्ली चली जाएगी। इसके अलावा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लेते हुए तृप्ता कुमारी ठाकुर को प्रदेश महिला कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में कम विद्यार्थी संख्या वाले कॉलेजों को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि ऐसे संस्थानों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इस सत्र दाखिलों की प्रक्रिया के बाद जिन कॉलेजों में 75 से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें बंद किया जाएगा, यानी मर्ज किया जाएगा उन कॉलेजों को। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक कार्यक्रम अब विद्यार्थी संख्या के आधार पर संचालित होंगे। अधिक नामांकन वाले कॉलेजों में 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम होगा, जो कह सकते हैं बीए वाला, जबकि कम नामांकन वाले संस्थानों में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होंगे, यानी जो इसमें एक प्रोसेस रहता है। हालांकि शिक्षा विभाग का तर्क है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है और कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे नामांकन, फैकल्टी उपलब्धता और जो बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी तैयार रखें।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने मंडी जिला के पधर तहसील में एक आशा वर्कर की नियुक्ति को रद्द करते हुए सरकारी तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप पर फटकार लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने न केवल नियुक्ति को अवैध बताया घोषित किया, बल्कि चयनित उम्मीदवार की ओर से अब तक लिए गए वेतन को भी सरकारी खजाने में वापस जमा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मेरिट सूची में अगले जो योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करें। अदालत ने पाया कि तत्कालीन स्वास्थ्य एवं कानूनी मंत्री के कार्यालय से एक नोट जारी किया गया था। इसमें प्रतिवादी चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही गई थी। चयन प्रक्रिया के रिकॉर्ड से पता चला है कि वस्तुनिष्ठ मापदंडों में याचिकाकर्ता को 2 अंकों की बढ़त हासिल थी। हालांकि इस बढ़त को खत्म करने के लिए साक्षात्कार समिति के सरकारी सदस्यों, बीएमओ और बीडीओ ने नियुक्त उम्मीदवार को असामान्य रूप से अधिक अंक दिए और जो याचिकाकर्ता है उसको जानबूझकर बहुत कम अंक दिए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में केवल और केवल मेरिट ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मंत्री की इच्छा अधिकारियों के लिए एक आदेश बन गई थी और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और इसे केवल मंत्री को खुश करने और राजनीतिक प्रभाव के तहत अंजाम दिया गया था। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के पास योग्यता के आधार पर अधिक अंक थे, लेकिन अधिकारियों ने मंत्री के दबाव में साक्षात्कार के अंकों का खेल खेलकर मेरिट सूची को बदल दिया। यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और मनमाना था। बड़ी खबर इसलिए है कि अब जो लगी हुई थी आशा वर्कर उसको हटाया जाएगा और जो उसको सैलरी मिली थी तब से लेकर अभी तक वो भी अब वापसी लौटानी पड़ेगी, रिकवरी होगी सरकारी खजाने में। डीजीपी ने एसडीएम सोलन पूनम बंसल के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई शुरू करने के जो है वो डीसी सोलन को चिट्ठी भेजी है और इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत है जी। और अब देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो आगे क्या हो रहता है, लेकिन अभी तक जो है वो जो एसडीएम है उनके खिलाफ जिस प्रकार से जांच आगे बढ़ती है वो नहीं बढ़ पाई है। आने वाला समय बता पाएगा कि किस प्रकार से आगे इसमें जाँच बढ़ती है और ये भी अब देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये पूरा मामला बड़े लेवल का है तो इसमें कोई नया अभी जो आएगा इसमें जानकारी आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी इसमें कोई नई जाँच शुरू नहीं हुई चेस्ट रेल वाले मामले में जो चला हुआ है। इसके अलावा राजधानी शिमला के बीसीएस में चोरों द्वारा महिलाओं का पहनावा ओढ़कर एक दुकान में सेंधमारी करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की एक ऐसी गुत्थी सुलझाई है जिसके पीछे का तरीका जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। गिरफ्तार किए गए चोर गिरफ्तारी से बचने और अपनी पहचान छिपाने के लिए महिलाओं का वेश धारण कर वारदातों को अंजाम देते थे। सोचने वाली बात है जी, शिमला में पुरुष जो है वो लड़का है, लड़का बन रहा लड़की के वेश में, यानी ड्रेस पहनता है महिलाओं वाली। जांच के दौरान पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। पुलिस टीम तब चौंक गई जब पता चला कि जो आरोपी है वारदात के समय महिलाओं के कपड़े पहनते थे ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाए। घटना 8-9 अप्रैल की मध्यरात्रि की है जब न्यू शिमला के कंगनाधार निवासी दयाराम के जो एक बॉटल स्टोर था उसका शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 35,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक की पहचान 19 वर्षीय भीषम सिंह के रूप में हुई है जो जिला सिरमौर की उप तहसील रोहनाट के गांव जासवी का रहने वाला है। भीषम के साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है जिसके खिलाफ कानून के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया है। आगामी जांच जारी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जी ये पुरुष का भेष बदल करके जो है वो महिलाओं के कपड़े पहनते थे और खुलासा हुआ है जो जोड़ी है केवल इसी एक मामले में नहीं बल्कि 5 अप्रैल को न्यू शिमला थाने में दर्ज एक अन्य चोरी में भी ये शामिल थे। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर जो है वो जो और क्या इन्होंने चोरी की है वो भी पूछ रही है और इन पर जो है वो कानूनी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा दूसरी खबर, शिमला जिला के कई क्षेत्रों में आज भारी ओलावृष्टि व तेज बारिश दर्ज की गई। शिमला में जो है वो दोपहर को ही जो है वो 3 बजे के बाद ऐसा लगा कि जैसे जो है वो अंधेरा हो गया। इसके अलावा शिमला के कुफरी, ठियोग, फागू, कोटखाई और रोहडू के आसपास कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे बागवानों की जो है कमर टूट गई। कुफरी में ओलावृष्टि की जमीन पर 3 इंच मोटी परत बिछ गई। इससे सड़कों पर जो है फिसलन बढ़ गई। ओला गिरने से बागवानों की जो कमर है वो टूटी है और बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं सेब के साथ साथ जो फूल गोभी और जो मटर की फसल है वो भी तबाह हो गई है। उधर मौसम विभाग की माने तो कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में शाम के समय भी कुछ स्थानों पर गरज, चमक और बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 1 और 2 मई को मौसम गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, छुटपुट जो बारिश हो सकती है। लेकिन 3 तारीख से 5 तारीख के बीच फिर से मौसम खराब होगा और फिर से जो है वो ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो ये मान के चलेगी जी कल जो है वो बारिश तो है लेकिन अधिक बारिश नहीं है, सिर्फ जो हाई चीज वाले एरिया है वहाँ पर बारिश है, लेकिन 3 से 5 फिर से बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। तो अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे ठीक 6 बजे नई खबरें लेकर के आएंगे। बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।